कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पढ़ लेते हैं। एक तो हम कल वाला रिवाइज कर लें कि जब भी हम टैक्स सर्विसेज दे रहे हो ऑडिट क्लाइंट को, तो उसमें कुछ ना कुछ थ्रेट्स आते हैं। एक थ्रेट एडवोकेसी थ्रेट है, आपने उसको मुख्तलिफ जगहों पे डिफेंड किया होता है उस क्लाइंट को। अब आप उसको गलत नहीं कह सकते, ठीक है, या आप उसको पहले ऑडिट में गलत कह चुके हैं, अब आप उसको डिफेंड नहीं कर सके, लोग कहेंगे आप। दूसरा जो है अगली बात जो है वो है रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर आप उसको अकाउंटिंग एंट्रीज करके दे रहे हैं तो कल आप उन अकाउंटिंग एंट्री में कोई गलती हुई तो आप उसको गलत नहीं कह सकेंगे। ये थ्रेट होते हैं, ठीक है, कि आप चले पढ़ते हैं। तो फिर आगे अगली जो बात है वो ये है कि आप फिर क्या करें। तो उसने दो कैटेगरीज बना दी। उसने कहा जब व्हेन देयर इज ए थ्रेट देयर इज ए सेफ गार्ड, यानी आपको थ्रेट है, आप अपने काम को रिव्यू नहीं कर सकते, किसी और से करवा लें। आप अपने काम का ऑडिट नहीं कर सकते तो टैक्स की सर्विस एक बंदा दे और ऑडिट की सर्विस और दे। इसी तरह से आप खुद भी रिव्यू करते हैं। देखिए तीन तरह के रिव्यू होते हैं। नंबर वन, एक बंदा काम कर रहा है। देखिए फर्म का स्ट्रक्चर समझे। फर्म में जब आप जाते हैं आप जूनियर होते हैं, साल बाद आप सेमी सीनियर हो जाते हैं और जब आपको तकरीबन 2-2.5 साल हो जाते हैं तो आप सीनियर बन जाते हैं। सीनियर से ऊपर सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर से ऊपर मैनेजर होता है, मैनेजर से ऊपर होता है पार्टनर। ऑडिट जिम्मेदारी होती है पार्टनर की। लेकिन जो काम ज्यादातर जूनियर करते हैं उनके काम को सेमी सीनियर और सीनियर रिव्यू करते हैं। तो एक दफा रिव्यू हो गया, फिर जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है, सुपरवाइजर आता रहता है, रिव्यू करवाता रहता है। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैनेजर रिव्यू करता है, वो आपसे बातें पूछता है और मैनेजर सारी फाइल्स उठा के जाता है पार्टनर के पास और रिव्यू करता है। तो एक तो ये 2-3 जगह पे ऑडिट का काम होते होते रिव्यू हो जाता है। फिर फर्म के अंदर एक पार्टनर होता है जिसको रिव्यू इंगेजमेंट पार्टनर कहते हैं, जो कि अलग से जिसका काम ही रिव्यू करना है। वो उस पार्टनर से कहेगा ऑडिट कर लिया, हाँ कर लिया, वो आएगा मोटी मोटी बातें रिव्यू करेगा। फिर जनाब आई कैप QCR फर्म, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है इसका, वो आई कैप करते हैं। तो तीसरा लेवल कौन से वाला होता है, आई कैप भी फिर आते हैं। आपके 25 क्लाइंट है, उनमें से 2-4 का अपनी उस पे, ये नहीं आपको बताते नहीं है, आगे कहते हैं फलां की या फलां की और फलां क्लाइंट की फाइल ले आए, वो भी रिव्यू करते हैं। तो 3-4 जगह पे रिव्यू हो रहा होता है। एक तो ये जो है एक सेफ गार्ड है। दूसरा एक सेफ गार्ड है कि ऑडिट करने वाले और हूं और टैक्स का काम करने वाले और। जब ऑडिट करने वालों को कहे कि आपने गलत कहा है, वो कहते हैं जिनसे टैक्स का काम करवाए तो उनको कहो, ठीक है। फर्म हमारी एक है लेकिन ऑडिट का पार्टनर अलहदा है, टैक्स का अलहदा है, एडवाइजरी का पार्टनर अलहदा है। तो ये मुख्तलिफ है। जब ये सेफ गार्ड आपके पास आ जाते हैं तो काम आपका बेहतर हो जाता है। अब कौन से क्लाइंट का आप टैक्स सर्विसेज दे सकते हैं, वो कहता है अगर वो किसको डिस्कस नहीं करता, कंप्लाइंस को। जो नोटिस आता है और उसका हम रिप्लाई करते हैं उसको वो डिस्कस नहीं कर रहा। पीछे दो सर्विसेज रह गए। एक कौन से वाली, एक जनाब अकाउंटिंग सर्विसेज एंट्रीज कर रहा है, एक रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न वो कहता है या तो पिछला हिस्टोरिकल डाटा होता है उसको सीधा जो है करके आप क्या कर देते हैं, रिटर्न फाइल कर। दूसरा, या कोई कुछ जैसे वो कहे अकाउंट्स अटैच करें, वो आप अकाउंट अटैच कर लेते हैं, इनवाइस अटैच करें, इनवाइस अटैच कर लेते हैं, कुछ डाटा प्रोवाइड करें वो कर देते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं, इसमें कोई थ्रेट नहीं। हिस्टोरिकल डाटा पे आप काम कर रहे होते, लिहाजा आप उस क्लाइंट जिसका आप ऑडिट कर सकते हैं उसको टैक्स की ये वाली सर्विस आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अब है अगली सर्विस कौन से वाली, आप अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका इंपैक्ट जा रहा है, बैलेंस शीट में भी जा रहा है, पेएबल में, रिसीवेबल में, हर चीज में आपका इंपैक्ट जा रहा है, ठीक है। और सेल्स टैक्स की अगर एंट्री करके दे रहे हैं तो हर सेल पे आपका इंपैक्ट जा रहा है। तो इस सूरत में कहते हैं अगर तो वो जो है पब्लिक लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट वाली कंपनी नहीं है तो यस आप उसको ये सर्विसेज दे सकते हैं, ऑडिट वाली और टैक्स की एंट्री की सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन आपने अप्लाई क्या करने हैं, सेफ गार्ड। सेफ गार्ड क्या है, कोई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक बंदा ऑडिट करे एक टैक्स करे, रिव्यू करवा ले, ऑलरेडी जो रिव्यू हुई है उनको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा ले वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है तो फिर वो कहता है भाईजान आपने इसका ऑडिट, सॉरी इसका टैक्स की सर्विसेज कौन से वाली,
अकाउंटिंग एंट्री की सर्विसेज, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग एंट्री सर्विसेज नहीं देनी। हमने कहा बिल्कुल नहीं दे सकते। वो कहते हैं दे सकते हैं अगर उसका इफेक्ट इममटेरियल। पहली बात। अगली बात है, उसने एक दफा क्वेश्चन पूछा है और आई कैप में भी, वो आई कैप की बुक में भी आया हुआ है, क्या मटेरियल इफेक्ट हो तो आप सर्विस नहीं दे सकते? आप कहते हैं यस दे सकते हैं अगर क्लाइंट को कोई इमरजेंसी है, जैसे उसकी रिटर्न की डेट पहुंची है, उसको कोई और ऑडिटर नहीं मिल रहा, आपने ये सर्विस दी हुई है, अब उसका आप ऑडिट भी कर सकते हैं, या आप ऑडिट कर रहे थे तो उसको ये वाली सर्विसेज दे सकते हैं। नंबर 2, अगर सिर्फ आपको ही उसका नॉलेज है, पहली दफा वो कंपनी आई है और उसने जैतून की फार्मिंग शुरू की है, आपको टैक्स कंसल्टेंट रखा, आपको ऑडिटर रखा और उसने अपने आप को लिस्टेड करवा लिया, पब्लिक इंटरेस्ट वाली कंपनी होगी, लेकिन वो कहते हैं यार आपके अलावा तो हमें कोई जानता ही नहीं, कौन हमारी रिटर्न फाइल करेगा, कौन हमारा ऑडिट करेगा? तो फिर आप उसका क्या कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं और ये वाली सर्विसेज भी दे सकते हैं। ये टोटल था। चले हम नेक्स्ट चलते हैं, इनकम फ्रॉम, कौन से वाला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स था और सैलरी भी है। आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। चंद एक सर्विसेज हैं जो इनकम फ्रॉम, सबसे पहले जो किसी हेड में नहीं जाता वो कहां पे जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जो कहीं का नहीं रहता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाए। लें जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चंद एक एग्जांपल है वो आप याद कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड, रिसीव्ड को अंडरलाइन करेंगे, इसका मतलब है ये अक्रूवल बेसिस पे नहीं बल्कि कैश बेसिस पे। ठीक है, सैलरी कैश बेसिस पे, बिजनेस डिपेंड करता है, यूजुअली अक्रूवल बेसिस पे होता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अक्रूवल बेसिस पे, रिसीव्ड बेसिस में नहीं, अक्रूवल बेसिस लिखा हुआ था, रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है, बाय अ पर्सन नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड। ठीक है, और अदर देन जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो एग्जेम्प्ट हो जाती है वो किसी हेड में नहीं जाती। ठीक है, चार्ज हो जाएगी किसमें, इनकम फ्रॉम। सबसे पहले वो कहता है डिविडेंड, डिविडेंड तो एफटीआर में जिया, डिविडेंड तो एफटीआर में जाए, लेकिन अगर फॉरेन डिविडेंड हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड नॉर्मली एफटीआर में, लेकिन अगर फॉरेन डिविडेंड, इसी तरह से रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, प्रॉफिट ऑन डेट, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूं। ठीक है, इसी तरह से एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, आप जब एफबीआर को पेमेंट करते हैं और लेट हो जाए तो वो आपसे डिफॉल्ट सरचार्ज लेता है, और अगर एफबीआर ने आपको रिफंड देना था और डिले कर दिया, ठीक है, वो आपका रिसीवेबल है, वो तो एफबीआर से लेंगे, लेकिन एफबीआर कहता है भाईजान जब आप पेमेंट लेट करते हैं तो डिफॉल्ट सरचार्ज देते हैं, मैं पेमेंट डिले कर रहा हूं तो ये कुछ एडिशनल पेमेंट दे रहा हूं, वो एडिशनल जो उससे पैसे लेने थे रिफंड वाले, वो वाली बात नहीं हो रही, उस पे कुछ डिफॉल्ट सरचार्ज या एडिशनल पेमेंट दे रहा है, वो किसमें जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपने अंडरलाइन करना है एडिशनल पेमेंट को, और डिलेड रिफंड पे, डिलेड रिफंड पे कोई एडिशनल पेमेंट आए किसी भी लॉ के तहत तो वो क्या मिलेगा। ठीक है, सेल्स टैक्स रिफंड था, इनकम टैक्स रिफंड था, कोई भी टैक्स हो। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट हमें पता है। अब ग्राउंड रेंट यूबीएल का, पीछे याद है ना, यूबीएल का तो एक्सपेंस था, यूबीएल का तो एक्सपेंस था। अब जिसको मिल रहा है ग्राउंड रेंट, क्या उसकी प्रॉपर्टी है? उसने तो प्लाट दिया था, और ओपन प्लाट भी नहीं है। ओपन प्लाट होता तो हम कहते, देखें ओपन प्लाट से इनकम है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से आए तो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसने प्लाट दिया था, अब ओपन नहीं है, उसके ऊपर तो क्या बन गई, बिल्डिंग बन गई, तो इस सूरत में उसको ग्राउंड रेंट कहते हैं, और ये ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोबारा से, अगर ओपन प्लाट दिया है उससे रेंट आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्लाट दिया उसके ऊपर बिल्डिंग आपकी है, बिल्डिंग, उस बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्लाट आपने दिया, ऊपर बिल्डिंग किसी और की है, अब आपको प्लाट का जो किराया दे रहे हैं तो ये प्लाट ओपन नहीं है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये वाली बात हमें समझ। आगे चलते हैं, आगे वाली ई, एफ और एफ ए, ये आपने पहले पढ़े हुए, वहां पे लिखा हुआ था कैसे, सब लीज ऑफ बिल्डिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्यूनिटीज यूटिलिटीज और अदर जो है वो बिल्डिंग के साथ जो थी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एन्युटी और पेंशन जरा सुने,
ये नेस्ले है, इसने पेंशन पे की मिस्टर एक्स को, ठीक है, ये इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। एनी बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज सैलरी, और पेंशन एग्जेम्प्ट होती है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन क्या है, एग्जेम्प्ट है, ये हमें पता है। नेस्ले मिस्टर एक्स को कोई पेंशन नहीं दे रहे, कोई एन्युटी नहीं दे रहे, तो एक एनजीओ है ABC, उसने कहा जिस बंदे को पेंशन ना मिलती हो उसको हम देंगे। अब ये क्या एम्प्लॉयर से मिल रही? नहीं, पेंशन या एन्युटी तो है लेकिन एम्प्लॉयर से नहीं मिल रही, तो ये फिर बन जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर हो गया? तो ये नीचे यही वाली बात लिखी हुई है, पेंशन एन्युटी जो कि एम्प्लॉयर से ना मिले, ठीक है, किसी और से मिले। आगे चलते हैं। कोई प्राइस बॉन्ड है, विनिंग है, जो भी है, तो ये ना आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, ना आपका बिजनेस है, ना आपकी सैलरी है, तो फिर कौन से वाला? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। अच्छा, जो है इसी तरह से अब आगे जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। आपकी जमीन है, आपने किराए पे दी हुई है, ओपन प्लॉट, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपकी जमीन है, आपने उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया हुआ है, आपको मिलने वाला ठेका, इनकम फ्रॉम जो एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। आपकी जमीन है, इसके ऊपर घर बनाया, उसको किराए पे दिया हुआ है, प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। आपकी जमीन है और कोई कंपनी वाले आए हैं कि हम इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसमें से हमें लगता है कोई ना कोई मेटल्स, कोई ना कोई मिनरल्स, कोई पेट्रोल, इस तरह की चीजें निकलेंगी। अब आपने कहा नहीं, मैं तो ₹1,00,000 लूंगा महीने का, क्योंकि मेरी जमीन, आपस में बातें करें बेटा, ना करें प्लीज, जो है, क्यों? क्योंकि ये मेरी जमीन आप यूज करेंगे तो वो फिर एग्रीकल्चर के लिए जो है वो काबिले इस्तेमाल नहीं रहनी। तो इस सूरत में आप जो ₹1,00,000 ले रहे हैं, अब ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ना एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपसे अमाउंट नहीं लूंगा, बल्कि जो इसमें से निकलेगा उसमें से 5% मेरा, ठीक है, गोल्ड है, वो पेट्रोल है, तो जो उसको 5%, यानी 100 लीटर पेट्रोल निकला तो 5 लीटर उसको दे दिए। अब ये 5 लीटर की कैसे इसको लेके जाए? इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, अगर पैसे दे दें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और अगर कोई जो है चीज दे दे, इन काइंड दे दे, शेयर दे दे, उसका फिर क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये दोनों बातें लिखी हुई हैं, कौन से वाले? आई पॉइंट है, ठीक है, जो है ये वाला, एनी अमाउंट रिसीव फॉर प्रोविजन एक्सप्लॉइटेशन आर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। फिर जनाब आपने, अच्छा, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां की जो है शॉप नहीं मिलती, जैसे ऑफिस सेंटर है, वहां पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो शॉप नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर बैठोगे तो बिजनेस आना ही आना है। इसी तरह से शालमी है, बिडन रोड है, ये ऐसी जगह होती है जहां पे शॉप नहीं मिलती, तो जिसको शॉप मिल जाए वो छोड़ता नहीं, और अगर छोड़ता है तो वो फिर पगड़ी, ठीक है, पगड़ी इसको कहते हैं, वो कुछ ना कुछ पैसे लेता है। अब ये लैंडलॉर्ड ले तो ये सिक्योरिटी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऑलरेडी उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है? ये लैंडलॉर्ड नहीं रह रहा। ये जैसे मेरा, मैं अगर यहाँ पे शॉप ली, मेरा 5 साल का इसके साथ एग्रीमेंट है, ठीक है, अब मैं शॉप 5 साल से पहले मुझे कोई खाली नहीं करा सकता, और मेरा दिल कर रहा है 1 साल बाद छोड़ने को, तो मैं कहता हूं मैं छोड़ूंगा सही, लेकिन जो अब तो लाइन लगी हुई है इस शॉप को लेने के लिए, किराए पे लेने के लिए, तो वो कहते हैं भाईजान आप ऐसा करें, आप जब आए थे कितने दिए थे? मैं कहता हूं जब मैं आया था तो पुराने किराएदार को मैंने यहां से छोड़ने के अमाउंट फॉर वेकेटिंग द प्रॉपर्टी मैंने 2 लाख दिए थे। वो कहते हैं भाईजान मेरे से 4 लाख ले ले, लेकिन ये दुकान जब आपने जाना है मुझे दे के जानी। इसमें मालिक इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, ये किरायादार होता है। अब मुझे मिले कितने, ठीक है, और मैंने जो है दिए कितने थे? तो 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख का 10 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा इस साल और बाकी, लेकिन ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि मेरी तो जगह है ही नहीं, मैं तो वो जो 5 साल का एग्रीमेंट है उसकी बेस पे खेल रहा हूं, तो ये चाहेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आगे चलते हैं। फिर कौन से वाला? फिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जी, अगला है गिफ्ट वाला। गिफ्ट वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वहां पे समझाऊंगा, और गिफ्ट के साथ 2-4 चीजें और आ जाएंगी। चले,
गिफ्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी हमें आज भी जो है, आपस में बातें ना करें बेटा, प्रैक्टिकली भी हमारे पास आज भी ये केसेस आ रहे होते हैं गिफ्ट वाले, ठीक है। जैसे बाप ने जो है कुछ पैसे पड़े थे बाप के पास और उसने उठा के किसको दे दिए, बेटे को। अब बेटे की जो है वो वेल्थ बढ़ गई, कल को वो प्लाट लेता होगा, भैया तेरे पे कहाँ पैसे कहाँ से है, मुझे बाप ने गिफ्ट दिया है वो। अच्छा, फिर ब्लैक मनी थी कोई, ठीक है, ब्लैक मनी थी, उसमें से कोई लिया, तो किसी ने पूछा भाईजान ये प्लाट कहाँ से लिया, ये अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया। तो बाज दफा सच भी होता है और बाज दफा झूठ भी होता है, तो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने गिफ्ट का कानून बना दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वरना कोई इनकम नहीं है। जरा देखिएगा, गिफ्ट को उसने दो तरह से, एक तो वो कहता है इन काइंड, एक तो वो क्या कहता है इन काइंड। गिफ्ट में वो कहता है सिर्फ आप रिलेटिव से ले सकते हैं, रिलेटिव चैप्टर 4 बी उसमें लिखा गया है, या जो आपके बहन भाई आपके रिलेटिव हैं, आपके वालदैन और उनके वालदैन, फिर उनकी आगे औलादें, यानी जो है और उनकी आगे जो औलादें हैं उनके स्पाउसेस, ये आपके क्या हैं, ठीक है, ये आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है जी जी। अच्छा, ये हाल है, कजन की बीवी रिश्तेदार है, अपनी नहीं है। अच्छा, जिसके पूछ रहे तेरी बीवी है, तेरा क्या लेना देना, बीवी से ले सकते, ठीक है, पहले बीवी तो ले मनहूस इंसान। अच्छा, ठीक है, बाद में गिफ्ट, ठीक है, ले जी। अच्छा, गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट इन काइंड, पहले हम इन काइंड पढ़ते हैं, फिर हम रुपीज में आ जाएंगे, ठीक है, या अमाउंट, ठीक है। सिर्फ रिलेटिव से, रिलेटिव की डेफिनेशन हम सबको आती है, गिफ्ट, गिफ्ट सिर्फ रिलेटिव से ले सकते हैं, चाहे इन काइंड हो चाहे रुपीज, ये बात तो क्लियर हो। इन काइंड में लेंगे तो जो है, अगर आपने रिश्तेदार से ना लिया, जैसे आप कहते हैं मुझे मेरे दोस्त ने ये, को पूछते हैं भाई गाड़ी तुम्हारे पास कहां से है, ये मुझे दोस्त ने दी है, ठीक है, तो वो कहते हैं भाई उसकी निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़। अब बात आती है किस पे, रुपीज पे। जब रुपीज की आती है या अमाउंट की आती है, टेक्निकल पॉइंट है जी, जब बात आती है रुपीज की या अमाउंट की, मैंने पैसे लिए, ठीक है, तो इसमें वो शामिल करता है तीन चार बातें। एक करता है एडवांस, एडवांस जैसे मैंने कोई चीज बेचनी है, मैं उधार पे बेच सकता हूं, मैंने चीज बेचनी है कैश पे बेच सकता हूं। ये भी हो सकता है मुझे कोई एडवांस में पैसे दे जाए कि जनाब ये चीज जब तुम्हारे पास आए मुझे दे देना, उसको क्या कहते हैं, एडवांस। इसमें फिर वो डिस्कस करता है लोन। फिर एक और, अगर कोई कंपनी है वो क्या करती है, शेयर इशू। इन सब के लिए एक ही कानून है, बात गिफ्ट की हो रही है, और गिफ्ट कौन से वाला, अमाउंट। और आपने कोई एडवांस लिया है कि जो है अमाउंट रुपीज, आपने लोन लिया है वो भी रुपीज में, ठीक है, और आप किसी कंपनी ने शेयर बेचे हैं तो वो भी क्या लेगी, पैसे यानी अमाउंट। तो उन सब के लिए जो लोन है इसमें से उसने बैंक्स को निकाल दिया। इसका मतलब है बैंक अगर इस लॉ की वायलेशन करता है तो भी कोई मसला नहीं, उसको अलाउड है। अब ये सारे गिफ्ट, एडवांस, लोन और कंपनी शेयर, वो कहते हैं आप कैश में नहीं ले सकते। पहली बात, हम इन काइंड की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन चार की। तो आप अमाउंट की बात आप कैश में नहीं ले सकते, तो फिर कैसे ले, या बैंक अकाउंट में, या यानी क्रॉस चेक, या जो है वो पे ऑर्डर, या एटीएम से ट्रांसफर, या मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रांसफर। कैश में तो नहीं ले सकते ना, तो फिर कोई ऐसा तरीका होगा, बेटा आवाज ना आए ना, चुप करके बैठे यार प्लीज, जो है कैश में नहीं ले सकते। अगर कैश में नहीं ले सकते तो बैंक ट्रांसफर, पे ऑर्डर, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, जैज कैश से, किसी मोबाइल एप्लीकेशन से, ये हमारे पास तरीके रह जाते हैं। क्लियर हो गया। तो वो कहते हैं भाई जो गिफ्ट
एडवांस, लोन या कंपनी के शेयर जिसने खरीदे हैं, जो पेमेंट कर रहा है, कौन से वाला, जो पेइंग है, पेइंग पर्सन, भाई उससे पूछो तुम्हारे पास एनटीएन है या एनटीएन नहीं। अगर उसके पास एनटीएन है, ठीक है, तो एनी बैंकिंग चैनल, कैश में तो ले ही नहीं सकते, तो फिर किस में, एनी बैंकिंग चैनल। क्लियर हो गया। और अगर एनटीएन नहीं है, अगर तो है यानी यस, तो एनी बैंकिंग चैनल। अगर एनटीएन नहीं है, सिर्फ क्रॉस चेक के थ्रू दे सकते हैं, वरना पैसे अगर हम तो क्या पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपने कैश में ले लिया इनकम फ्रॉम, चाहे गिफ्ट है, चाहे एडवांस है, चाहे लोन है, चाहे कंपनी के शेयर है, अगर आपके जो आप कैश में नहीं लेते, तो फिर कौन से वाला, कोई बैंकिंग। अगर बंदे का है एनटीएन, जिस बैंकिंग चैनल से मर्जी दे, चाहे अपनी मोबाइल ऐप से ट्रांसफर कर दे, चाहे एटीएम पे जाए वहां से ट्रांसफर कर दे, चाहे आपको डिमांड ड्राफ्ट दे दे, पे ऑर्डर दे दे, क्रॉस चेक दे दे, जिस तरह से मर्जी दे। क्लियर हो गया। कैश में तो नहीं ले सकते। लेकिन अगर उसके पास एनटीएन नहीं है, अगर उसके पास एनटीएन नहीं है, तो सिर्फ क्रॉस चेक के दो। अगर उसने अपने मोबाइल ऐप से ट्रांसफर कर दिए, तो आपकी फिर क्या से जो है, इफ नॉट, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये क्लियर है। फिर जनाब ये क्लियर हो गया, दोबारा से इसको करता हूं। गिफ्ट सिर्फ, ये तो किसी से भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, लोन है ना, ठीक है। इसी तरह से एडवांस है, कोई भी दे सकता है, कंपनी है, उसके शेयर कोई भी खरीद सकता है। गिफ्ट सिर्फ रिलेटिव्स। गिफ्ट इन काइंड भी हो सकता है, मुझे वाले साहब ने गाड़ी दे दी, मुझे वाले साहब ने प्लाट दे दिया, ठीक है, हमें तो खैर बीमारी मिली है, लेकिन इनका अच्छा, तो उसकी फेयर, अगर आपने गिफ्ट रिश्तेदार के अलावा, ये है रिश्तेदार के अलावा किसी से इन काइंड लिया, तो उसकी क्या निकालेंगे, फिर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर है। गिफ्ट अगर रिश्तेदार से नहीं लिया रुपीज में, तो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर रिश्तेदार से लिया है रुपीज, अगर एडवांस किसी से लिया है, अगर किसी से लोन लिया है, और जब कंपनी ने क्या इशू किए हैं, शेयर, तो फिर देखा जाएगा जो पे कर रहा है कंपनी को, जिसने लोन दिया है, जिसने एडवांस दिया है, या जिसने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट की सूरत में फिर रिश्तेदार, सिर्फ वो कैश में पे नहीं कर सकता। अगर पे करेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर कैश में नहीं पे करा तो कैसे करे, उससे पूछे एनटीएन है, अगर एनटीएन है तो किसी भी बैंकिंग चैनल, कैश नहीं देना। और अगर उसका एनटीएन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस चेक के थ्रू, अदरवाइज जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। इसमें एक और बात, लोन लिया है बैंक से और कैश में ले लिया है, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक का काम है, वो कैश में ही देते हैं। दूसरा, इस एडवांस के केस में आखिरी बात, जब हम एडवांस लेते हैं तो हम तीन तरह का एडवांस लेते हैं। नंबर 1 गुड्स के अगेंस्ट, नंबर 2 सर्विसेज के अगेंस्ट, नंबर 3 गुड्स एंड सर्विसेज। ये जैसे मैंने लैपटॉप लिया, ये सर्विसेज, जैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्विसेज ली, ठीक है, ठीक है, ये वाला गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने घर बनवाया, ठीक है, उसमें आर्किटेक्चर भी है, उसमें मैसन भी है, उसमें लेबर भी है, और उसमें मटेरियल भी है, सीमेंट वगैरह। तो ये जो कानून है ये इसके बारे में है। इसका मतलब है अगर गुड्स ले तो गुड्स बेचे तो एडवांस कैश में ले सकते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं तो एडवांस कैश में। लेकिन अगर आप हैं ठेकेदार और आपने एडवांस लिया, अब आप क्या बेच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और आपने इसको फॉलो ना किया, तो फिर ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर है। ये टेक्निकल पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बनता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आगे चलते हैं जी। गिफ्ट तो देखा जाएगा, देखिए गिफ्ट, जब देखिए गिफ्ट बेच दिया, अब गिफ्ट अगर जरा सोचते हैं, मुख्तलिफ देख लेते हैं, गोल्ड आया आपके पास और आपने बेच दिया। अब गिफ्ट जब इनहेरिटेंस में आए तो जो वालिद की कास्ट होगी वही आपकी कास्ट है। अब कार आई, आपने बेच दी, ये तो मूवेबल एसेट है, ये तो कैपिटल एसेट बनता ही नहीं। आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपने उसको बिजनेस में यूज कर लिया,
अब ये डेप्रिशिएबल एसेट बन जाएगा। वो तो डिपेंड करता है क्या गिफ्ट मिला। अगर गिफ्ट आपको मिला है प्रॉपर्टी तो अब ये आपका कैपिटल एसेट है, इसको बेचेंगे तो उसपे कैपिटल गेन आएगा, उसको आपने सेपरेट ब्लॉक के तौर पर कंसीडर, वो तो बाद में, गिफ्ट तो बेचा जा सकता है, क्यों नहीं बेचा जा। हाँ जी, ये वाली बात यहां तक हमने पढ़ ली है। जी जी बोले। बेटा हर एक के रिश्तेदार आप जैसे नहीं होते, कहीं कहीं अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं। एक जो है, अच्छा अब है, वो कहता है, ठीक है, जो डिडक्शन है वो हर तरह की अलाउड है। एनी लिखा होगा कहीं पे वर्ड, कोई भी एक्सपेंस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पूरी लिस्ट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिस्ट है, ये वाले अलाउड नहीं है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, एनी एक्सपेंस, कोई भी हो वो आपको अलाउड है, सवाए कैपिटल नेचर के। कैपिटल नेचर का कौन सा होता है, कोई ऐसा खर्चा जो साल से ज्यादा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे आप जो है कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसके अगेंस्ट कोई भी खर्चा हो सकता है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खर्चा किस नेचर का है, कैपिटल नेचर के। कैपिटल नेचर का खर्चा हुआ वो तो वैसे अलाउड नहीं, एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, कैपिटल, एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, एक कैपिटल एक्सपेंस है, दो तरह के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंस तो वैसे कहीं पे अलाउड नहीं है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंस से क्या मिलती है, डेप्रिसिएशन, वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, सिवाय एक केस में, जब बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी देंगे तो फिर डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस अलाउड है, वरना ये अलाउड नहीं है। कोई और कंसेप्ट इसमें, एडमिसिबल, इनएडमिसिबल, हाँ प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट को मैं समराइज करता हूं, ठीक है, ये मैं, अच्छा इसको जल्दी से पास कर ले, प्रॉफिट ऑन डेट भी चेंज हो गया है, हाँ जी जी, काफी सारा चेंज है, क्यों, आपका है इरादा फेल होने का, ठीक है, चलो हाँ, जज़ाकल्लाह, चले, ठीक है। तो बेटा इसलिए कहता हूँ, नहीं बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना, हमें मसला नहीं होता, ठीक है। टैक्स में क्या प्रॉब्लम आता है कि हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दे, हर दफा देते रहे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो हो जाता है, आउटडेटेड हो जाते, चेंज हो जाता है। और बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है, देखिए हमें खुद जो नई चीज आती है वो सबके लिए नई होती है, थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से फिर हम ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर हम अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट जगह जाके बताते हैं ये नया ला आ गया। जैसे अभी 2 लाख कैश का एक मामला है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं 15 क्लाइंट पे जाके ये ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, ठीक है, कि ये मामला है। इसी तरह से विद होल्डिंग वाले होते हैं रूल्स, वो मुख्तलिफ हर कंपनी पे जाके कम से कम जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको तो बताना पड़ता है। फिर एक दिन हम उनसे लेते हैं, उनका सारा अकाउंट डिपार्टमेंट पे रहते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको सिखाते हैं, तो चीजें हमारी फिंगर टिप्स पे आ जाती है, ठीक है। ये माशाल्लाह की बात नहीं, रोजी रोटी की बात है, जाहिल इंसान, ठीक है। हाँ, आपको क्या लगता है, आप बैठे, हम खड़े होते हैं जो है खुश होके, नवाब है आप बैठे हुए हैं, पैसे मिल रहे हैं भाई, पैसे मिल रहे हैं, सिंपल बात है, हर चीज हट के, ठीक है। नहीं जी, नहीं जी, मैं बैठ जाऊं ताकि सिस्टम ही बैठ जाए। अच्छा चले, खैर वापस आते हैं। तो कहां से, कहने से मुराद है हमारे लिए निस्बतन आसान होता है चेंज को अडॉप्ट करना, आपके लिए मसला है। क्यों, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो तो किसी हद तक आपको दोबारा से तैयार हो जाएगा, खुदा ना खासा फेल हो गया, लेकिन जो नई चीज आ जाएगी, अब आपको ये नहीं पता कि कितनी चीजें चेंज हुई है, चलो पता भी चल जाए पुराने का क्या था, नए का क्या था, क्योंकि आपने पुराना पढ़ा होता है, फिर वो नए और पुराना आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है। तो काइंडली जल्दी जल्दी पास कर जाए, इसमें काफी सारी चेंजेस आ गई हैं। प्रॉफिट ऑन डेट, जब प्रॉफिट ऑन डेट की बात करते हैं हम, तो हम कहते हैं भाई कि आप प्रॉफिट ले किससे रहे, ठीक है। एक है प्रेस्क्राइब्ड पर्सन, ठीक है, और एक को वो कह रहा है लोन। जैसे प्रेस्क्राइब्ड पर्सन, अगर आपने बैंक से लिया तो किससे लिया, अगर आपने बॉन्ड्स लिए हैं, गवर्नमेंट को पैसे दिए हुए हैं, तो एक तरह से जो है आपको फिर बॉन्ड्स पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, किससे लिए। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी, ये जो बड़े बड़े जिनका काम ही लोन देना है या आपसे अमाउंट कलेक्ट करना है, आपने उनको पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट हमें किससे मिला, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन से। लेकिन ये भी तो हो सकता है आप किसी दोस्त से ले लें, ठीक है, आप किसी रिश्तेदार से ले लें, और वो रिश्तेदार भी पक्का रिश्तेदार हो, वो कहते हैं मैं इंटरेस्ट जो है चार्ज करना है, और आप किसी के पक्के रिश्तेदार हैं, आपने किसी को लोन दिया है, तो आप क्या कहते हैं, मैंने भी फिर इंटरेस्ट चार्ज करना ही करना। ये आपकी इनकम बन जाएगी, वो क्या मिलेगा,
प्रॉफिट ऑन डेट। तो किसी आम बंदे के साथ लेन देन हो और आपने उसको लोन दिया हुआ है, उस पे इनकम आ रही है, वो भी प्रॉफिट ऑन डेट है, लेकिन उसको क्या कहना है? लोन। और अगर जिसका काम ही यही है उससे किया हुआ है तो कौन से वाला? नहीं जी, अगर तो ये वाला लोन है, ये सारे का सारा किधर जाता है? एनटीआर में। सिंपल, जितना आएगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एनटीआर में ऐड हो जाए। ये क्लियर हो गया? चाहे वो क्या है, इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो एओपी है, इन सब ने अगर आम जैसे नेस्ले ने जो है वो कोक से लोन ले लिया, तो ये किससे लिया? ये लोन कंसिडर होगा, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन नहीं है, कोक का ये काम नहीं है। इसी तरह से कोई बंदा ये अगर जो भी प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है वो इनकम किस में जाएगी? एनटीआर। और कौन से वाला? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये बात तय होगी। अब बातें किसकी तरफ? प्रेस्क्राइब। बैंक को पैसे दिए और उससे प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई पड़े हुए, गवर्नमेंट के पास हमारे पैसे पड़े हैं, उससे क्या आ रहा है? प्रॉफिट ऑन डेट। तो ऐसी सूरत में दो, एक है कंपनी एनटीआर, अगर कंपनी ले रही है चाहे प्रेस्क्राइब पर्सन से या चाहे नॉर्मल वाला लोन, नॉर्मल से मुराद है जो है प्रेस्क्राइब पर्सन से नहीं, अगर तो कंपनी है वो किस में जाएगा? अब पीछे क्या बच गया? इंडिविजुअल और एओपी। अगर वो लेस देन है 5 मिलियन से तो वो एफटीआर, रेट आपको पता है 15%। और अगर वो मोर देन, ठीक है, 5 मिलियन है तो वो किस में चला जाए? एनटीआर में। चलो हम इसको सम अप करते हैं। अगर आप प्रेस्क्राइब्ड पर्सन से ले और वो लेस देन 5 मिलियन और आप इंडिविजुअल या एओपी है तो एफटीआर में, बाकी सारे एनटीआर। क्लियर हो गया? चले हम शुरू करते हैं सैलरी। आजा बेटा, मेरे ख्याल ये लास्ट था। हाँ लास्ट ही था। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। बस बस सैलरी का एक बात याद रखें कि जी किसकी जो कहें आप करके आए, नहीं ऐसे तो नहीं, मुझे क्या पता आपको कौन सी आती है कौन सी नहीं आती। बेसिक कराऊं, आप कहें सर मेरा टाइम ही जाया किया, ये तो आती थी। मुश्किल कराऊं, ये तो मैं करके आती तो पता चलता, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ले जी, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ छोटी छोटी एग्जांपल के साथ, जहां पे जरूरत होती है, जैसे वो डेप्रिसिएशन वाली थी वो करवा दूंगा, बाकी आप करेंगे। सैलरी करने के बाद हम इनके कोई मोटे मोटे 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, इसलिए आज सैलरी शुरू करते हैं। कल सैलरी कंप्लीट, कल कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल, परसों उससे अगला दिन, 4 दिन हमने सैलरी को देने हैं। क्लियर हो गया? जो आपकी प्रॉब्लम है आप इंडिविजुअल आए, बिस्मिल्लाह। 12 बजे के बाद मैं फ्री हूँ, ठीक है, 12 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। आप आए अपने प्रॉब्लम लेके, लेकिन घरेलू प्रॉब्लम ना लेके आइएगा, आप अपने टैक्स के प्रॉब्लम लेके आए, मैं हाजिर हूँ, ठीक है। ले जी, आज वापस आते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, एनी बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू, बस भाई बस बस बस, टू एम्प्लॉय जो है क्या है? सैलरी है। उसमें अमाउंट किसी तरह की, कोई कमीशन है, कोई पर्क्स हैं, कोई जो है सैलरी है, कोई वेजेस हैं, कोई ओवर टाइम है, सारी सैलरी है। ये हो गए पैसे मिले। दूसरी, आपको कोई पर्क्स मिल रहे हैं, कैसे? कार है, घर है, उसके हम आगे जाके पढ़ेंगे। कोई पेंशन मिल रही है, कोई अमाउंट रिसीव्ड इन ल्यू ऑफ सैलरी मिल रही है, सैलरी और साथ में हमारे पास आज जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लेना आने का, ये भी सैलरी है। ये सारी क्या है? सैलरी है। अब असल मसला सैलरी में आता है रिसीट बेसिस पे। कैसे? इसको एक क्वेश्चन आया, इन्होंने कहा तो बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ था 10% से सैलरी बढ़ी है और सैलरी मिलती है हर महीने, यानी जून की सैलरी मिलेगी जुलाई के अगले 10 दिन में। 10% सैलरी बढ़ी है तो जो जुलाई में मिली है, समझ लें पहले 4 लाख, एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, नक्की या तक्की नाम का एक क्वेश्चन है इधर ही, उसी में से बता रहा हूं। 4 लाख सैलरी थी, 10% बढ़ गई, कितनी? 4,40,000। लेकिन जुलाई जो पहला महीना है
उसमें मिलेगी जून की सैलरी। रिसीव्ड पे मैं गौर करा रहा हूं आपका, जून की सैलरी मिलेगी जुलाई में। क्या जून में इजाफा हुआ या जुलाई में? जुलाई वाली मिलेगी अगस्त में। तो भाई 4,40,000 11 महीने और 1 महीना 4 लाख। 90% स्टूडेंट का ये गलत था, रिसीट बेसिस का कंसेप्ट ही नहीं था उसको, लिहाजा हम ज्यादा जोर देंगे रिसीट बेसिस पे। रिसीट बेसिस पे जितनी मिलेगी उतनी ही हमने क्या, अनलेस अनटिल के क्वेश्चन जो है वो कोई डिफरेंट वो करता है, खुद बताता है, या एक दो एग्जाम्पशन है, जितनी जी एडवांस मिल गई तो भी वही सैलरी है, वो सैलरी इंक्लूड करेंगे। हाँ, पिछले साल की एरियर्स में मिली और उसकी वजह से आपकी क्या, तो यू में आपके पास ऑप्शन है, आपके नहीं इस साल की सैलरी इस महीने और सॉरी इस साल, और पिछले सालों की उन सालों में जाके मेरी वो करो, वो हमारे पास एक जो है तरीका है। इसी तरह से गोल्डन हैंडशेक, रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आपको मिले तो आप एवरेज रेट पिछले 3 साल का टैक्स और पिछले 3 साल की इनकम, इस पे हम क्या कर सकते हैं, पीछे जाके उसको कवर कर सकते हैं। ये 2-3, अदरवाइज रिसीट बेसिस पे। रिसीट बेसिस पे, रिसीट बेसिस का क्या मतलब है, 2-3 हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1, आपको दे दे, आपके एसोसिएट को दे दे, आपके कहने पे थर्ड पार्टी को दे दे, समझो आपको मिल गई, पहली बात। दूसरी, आपका इंप्लायर दे दे, इंप्लायर का कोई एसोसिएट दे दे, इंप्लायर के कहने पे कोई थर्ड पार्टी यानी बैंक दे दे, वो बैंक को कहे मेरे पैसे हूं ना हूं इनको सैलरी दे दिया कर। अब उनके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े थे फिर भी बैंक ने आपको सैलरी दे दी, तो थर्ड पार्टी से मिले, लेकिन किसके कहने पे, ये रिसीट है। आप खड़े हैं आज एक इंप्लायर के पास, एक से छोड़ के आए, अब आप उसके आपके इंप्लाई नहीं है, वो आपका जो है वो पिछला इंप्लायर था, उससे आपको कोई बकाया जात मिले हैं तो ये भी सैलरी है, हालांकि अभी आप उसके इंप्लाई नहीं है, आपको रिसीट हो गई। आपने छोड़ के आगे जाना है, वो आपका फ्यूचर इंप्लायर है, वो कहता है ये पकड़ 2 लाख रुपया अगले महीने से आ जाना, तो जिस महीने में आपको पैसे मिले उस महीने में आप इंप्लाई नहीं है फिर भी रिसीव्ड हो गए। रिसीव्ड का एक कंसेप्ट आता है सेक्शन इस वाले में, एक है सेक्शन 69, उसमें मैं बताने लगा हूं कि रिसीट का क्या मतलब है। उसमें वो कहता है अगर आपको सैलरी दे दे ये भी रिसीट है, अगर आपके लिए मेड अवेलेबल कर दे, ये चेक पड़ा है अब आप जेब में रखे हुए हैं आप उसको कैश नहीं करवा रहे, आपको वो कहें भाई तुमने इस दफा 2 एसी लिए थे 50, तुम्हारी लाख रुपए सैलरी है, तुम इस दफा 2 एसी ले गए और ऐसा समझा जाएगा भाईजान आपको सैलरी मिल गई, हालांकि सैलरी मिली नहीं, ये होता है मेड अवेलेबल। सैलरी ना दे 2 एसी दे दे उसको, ठीक है, 50-50 हजार के सेकंड हैंड 2 एसी वो ले गया, तो समझो सैलरी रिसीव्ड हो गई। अगली बात, वो कहता है मेरे प्रोविडेंट फंड में से 5%, सॉरी मेरी सैलरी में से 5% पैसे काटा करो और प्रोविडेंट फंड में जमा, अब उसको मिलेंगे 95 और 5 रुपए प्रोविडेंट फंड में, हम कहेंगे 100 का 100 मिल गया। ये बात क्लियर हो गई। तो प्रोविडेंट फंड में जो इंप्लाई कंट्रीब्यूशन होती है उस पे टैक्स लगता है, ठीक है, ऐसा समझा जाता है। यानी उसको लाख रुपया मिलना था, उसको मिला 95,000 और 5,000 किधर गए, प्रोविडेंट फंड में जमा करा दिए, उससे हम टैक्स लाख रुपए पे लेंगे। क्लियर हो गया, ग्रॉस पे लेंगे। अब आगे चलते हैं, उस पे उसने कहा मैं फलां फलां जगह पे मैंने कुछ सब्सक्रिप्शन कराई है, नेटफ्लिक्स की है, मेरे क्लब की मेंबरशिप है, ये फलां जो है मैगजीन मुझे मंथली आते हैं, इनको पेमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो अगर आप उनको पेमेंट कर देते हो समझ लो आपने जो है वो उसको पेमेंट कर दी और इंप्लाई को पैसे रिसीव हो गए। समझ लो इन सब चीजों की वुकत है 5,000 रुपए, लाख रुपया उसकी सैलरी है, उसको मिले 95 और 5,000 उसकी क्लब फीस दे दी, तो भी ऐसा समझा जाएगा उसको पूरा लाख रुपया मिला। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आखिरी बात, उसने कोई टैक्स पे करना था, अदालत का फैसला है, उसने कहा ये तो नहीं पकड़ा जाता, इसके एम्प्लायर से कहो। एम्प्लायर ने 5,000 रुपए अदालत को जमा करा दिए या टैक्स जमा करा दिया, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन लॉ की उसकी वायलेशन थी, उसकी पेमेंट वो आ गई एम्प्लायर के पास, एम्प्लायर ने 5,000 रुपया उनको दे दिया और 95,000 एम्प्लाई को दे दिए, ऐसा समझा जाएगा पूरा लाख रुपया। तो रिसीव्ड पे अभी इतना
सवाए इस एग्जांपल के अभी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। रिसीड की 6 जो एक उस सेक्शन के अंदर और 3 जो ये वाली बातें हैं, मेड अवेलेबल, अप्लाइड और गिवन, इसमें से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। आपने फिर घूम जाना है, आपने इन 3 बातों को याद रखना है। क्लियर हो गया? पहले पेज पे कौन कौन सी पर्क्स हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जब बात आती है किसकी वाली, कि जनाब आपको इन ल्यू ऑफ सैलरी, एक सैलरी है तो कहते हैं आपके पिछले एम्प्लॉयर से आपको पैसे मिले, इन ल्यू है, आप कोई कंडीशन लगा के आए और उसके पैसे मिल रहे हैं। जनाब मैं जब भी मुल्तान से, लाहौर से बाहर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पैसे लूंगा, इसके कोई आपको पैसे मिल रहे हैं, वो भी आपकी क्या है, इन ल्यू ऑफ सैलरी है, वो भी आपकी सैलरी। यहां तक सैलरी वाला आके खामोश हो जाता है। उसके बाद आगे शुरू होते हैं पर्क्स। आए जरा, ये सैलरी हो गया, एक मिनट देख लेते हैं, हमने पढ़ लिया, हाँ ये पढ़ लिया। अच्छा, इसमें अब है अलाउंस, अलाउंस का सुन लें भाई। अलाउंस सारे के सारे टैक्सेबल है, आंखें बंद करके जब भी अलाउंस दे, सवाए मेडिकल अलाउंस के, ठीक है, या एजुकेशन अलाउंस है, वो किसी हद तक, अदरवाइज आपने सारे, मेडिकल अलाउंस आगे मैं बता दूंगा, बाकी सारे के सारे अलाउंस क्या है, टैक्सेबल है। हाँ, अलाउंस ऐसा मिला, ये पकड़ो 5,000 चले जाओ और इस्लामाबाद, या 10,000 20,000 इस्लामाबाद मीटिंग करके आ जाओ, ये वाला टैक्सेबल नहीं होगा। सोलली एक्सपेंसेस एक्सपेंडेड फॉर इंप्लॉयर बेनिफिट, तो वो ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर वो कहे हर महीने तुझे 10,000 दे दिया करूंगा, तू जाके मीटिंग कराया कर, अब जो रेगुलर बेसिस पे मिले, चाहे इंप्लॉयर का फायदा क्यों ना हो, वो सैलरी में ऐड करना है। दोबारा से, अलाउंस सारे के सारे टैक्सेबल है, लेकिन अगर इंप्लॉयर के बेनिफिट के लिए है वो टैक्सेबल नहीं है। इंप्लॉयर के बेनिफिट के लिए है या नहीं है और रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, तो वो सैलरी में ऐड होगा। 3 बातें याद कर लेंगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अलाउंस के लिए सवाए कौन, हमारे सिलेबस में 3-4 और भी हैं। ये आर्मी वालों को जो मिलता है ये भी एग्जाम्प्ट है, MNAs वगैरह को अलाउंस मिलता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्या है, मेडिकल अलाउंस, वो एग्जाम्प्ट है। चले आगे चलते हैं, और 10% तक वो आगे पढ़ेंगे उसमें, ये वाली बात हो गई। टैक्स, अच्छा, अब अगला जो कंसेप्ट है वो टेक्निकल है, वो कौन से वाला है, टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी आ जाइए, टैक्स फ्री सैलरी, अगर तो वो आपको अमाउंट दे दे, ठीक है। से एक एग्जांपल बना लेते हैं, 4 लाख रुपया उसकी बाकी सैलरी है, और इंप्लायर कहता है कि भाई तुम्हारा, इसको 40 लाख करने, ज्यादा कर, 40 लाख रुपया उसकी सैलरी है सालाना, और इंप्लायर कहता है भाई 20,000 रुपए मैं तुम्हारा टैक्स पे करूंगा। ये उसने क्या, एक फिक्स अमाउंट बता दी। तो भाई उसको अब 4 लाख का फायदा नहीं, बल्कि 4 लाख ये उसकी सैलरी में ऐड करें, उसकी टोटल सैलरी बन गई 4,20,000, 40,20,000, ऐसा ही है, ऐसे बन। अच्छा, अब इस पे टैक्स, ये एक दफा तो जो टैक्स बेनिफिट है वो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, इस पे टैक्स पेएबल निकाल, ठीक है। टैक्स पेएबल से 40 लाख है, इस पे बनता है 3 लाख रुपए टैक्स पेएबल। ये क्लियर हो गया। तो जो है इसमें से इंप्लायर ने कितना पे करना है, 20,000, तो इंप्लाई कितने पे करेगा, बाकी 2,80,000। ये तो पहला तरीका है जिसमें वो क्या बता दे, एक अमाउंट बता दे, अमाउंट को इनकम में ऐड करें और जब टैक्स पेएबल है उसको क्या कर दे, लेस कर दे। ये वाली बात समझ आए। असल टेक्निकल पॉइंट आता है जब वो कहता है तुम्हारा जितना भी टैक्स होगा मैं पे करूंगा, से उसका टैक्स बना 20,000, उसकी इनकम कितनी थी, सैलरी इनकम 40 लाख, उसने कहा 20,000 मैं पे करूंगा, ओके। जब उसने 20,000 पे करने हैं, ये फायदा उसको मिलना है, तो अब उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी, तो 4 लाख, 40 लाख पे तो टैक्स कुछ और था, 40,20,000 पे कुछ और, मजीद वो टैक्स देगा, जितना वो टैक्स देगा इंप्लायर उतना उसकी सैलरी में मजीद। ये चलता रहेगा चलता रहेगा। कुछ कहते हैं इसको 0 तक ले जाए। कराची वाले जितने भी टीचर हैं उनके अप्रोच यही है कि वो
को 10 से 12 तक लेके जाते हैं। लेकिन हमने देखना है किसको, आई कैप के पेपर को। आई कैप में जब भी क्वेश्चन आए तो वो 3 स्टेप पे लेके जाते हैं। तो 3 स्टेप क्या है हम उसको डिफाइन करने लगे। असल मसला क्या है कि जनाब, पहला उसने कहा मैं सिर्फ 20,000 दूंगा, 20,000 ऐड करो, एंड पे जो पेएबल है उसको क्या कर दो। दूसरा मसला, जितना टैक्स बनता है मैं दूंगा, तो भाई जब भी तू टैक्स पे करेगा उसकी सैलरी इनकम बढ़ जाएगी, उस पर टैक्स पे करेगा फिर बढ़ जाएगी। तो वो कहते हैं आपने इसको करना है कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। 3 स्टेप में आपने इसको लेके जाना है। वो 3 स्टेप क्या है, एक एग्जांपल हम देखते हैं नीचे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। आज ले जी, ये क्वेश्चन है, ले जी पढ़ते हैं। आज आज कोई मसला नहीं, अगले 5 से 7 मिनट हमें इसी में लगानी और यहीं पे रोक देंगे, कोई जल्दी नहीं। ले जी, मिस्टर अदनान रशीद प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, बेसिक सैलरी कितनी, 3 लाख रुपए पर मंथ, तो ये 36 लाख हो जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस, जितने भी अलाउंस एंड टैक्सेबल होती है, ये पहले हमारे दरमियान डिस्कशन हो चुकी है, तो कितनी, 1,90,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये तो हमारी सैलरी होगी। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, जितने भी होंगे ठीक है एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, चले फिर देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हम इधर ही रखते हैं इसको। ठीक है, आप इधर ही रखेंगे, मैं उधर सॉल्व करूंगा, आप फिर इधर देखेंगे। चले तो जनाब, अब ये वाला पॉइंट है, वो कहते हैं भाईजान तेरे जितने पैसे होंगे मैं दूंगा टैक्स के। ठीक है, तो अब सैलरी इधर आएगा मिस्टर अदनान रशीद, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर, और यहां पे लिखेंगे रुपीज। ठीक है, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी कोई और भी आ सकती है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है जरा करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस कितना, 1,90,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना, 58,80,000। अब इस पे जितना टैक्स बनेगा वो देगा। ठीक है, एम्प्लॉयर। ठीक है, और जब उस पे टैक्स देगा मजीद बढ़ जाएगा। तो ले जी, टैक्स बेनिफिट कितना होगा। ठीक है, जरा हम देखते हैं, हम इसको वर्किंग 1 में कर लेते हैं। 3 स्टेप्स हैं जनाब, ये वर्किंग 1। ठीक है, पहले सबसे पहले लिखे यहां पे इनकम कितनी है, 58,80,000, इस पे टैक्स निकालें, ये पहला स्टेप होगा। टेबल 1, टेबल 2 जो भी होगी, हो सकता है और भी हो ना इनकम, उसने तो सैलरी पे देना है ना। ठीक है, उसने तो सैलरी 75% से अगर जो है कम हो गई तो फिर वो टेबल 1 लगेगा। फिलहाल टेबल 2 लगा क्योंकि सिर्फ हमारे पास कौन सी वाली है, इनकम फ्रॉम सैलरी। जी कितना टैक्स है, सिर्फ 13 लाख। जरा बता दीजिएगा किस तरह से बना उसका ब्रेकअप। 7 लाख बताएं, प्लस कितना, 35, किसका, 17,80,000। शाबाश, तो ये कितना बना, 13,23,000। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया ये पहला स्टेप, और इसको हम इधर 1 लिख देंगे। अब दूसरा, ओरिजिनल इनकम निकाले, कितनी, 58,80,000, और उसमें ये वाला ऐड कर दे, टैक्स ऐड कर दे, कितना, 13 लाख, और इस पे इनकम निकाले 72 लाख, इसी तरह से। ओके, अब इस पे टैक्स निकाले। ठीक है, तो क्या, ओरिजिनल प्लस पहले स्टेप वाला टैक्स, ठीक हो गया। ले जी, इस पे टैक्स निकालें, बताएं कितना, इधर लिखना चाहिए, इधर लिखना चाहिए, आपकी मर्जी है, कितनी, 7 लाख, 7 लाख प्लस किसका, 31 लाख,
30,000 कितना बना 17,050,050 क्लियर हो गया। अब ओरिजिनल अमाउंट ये ख्याल कीजिएगा, अगर आपने ये ले ली तो गलत हो। ओरिजिनल अमाउंट कितनी 58,80,000 80,000 प्लस ये वाला टैक्स उसमें ऐड, स्टेप 2 वाला, ये स्टेप 2 अब स्टेप 3 पे आए। 58,80,000 में क्या ऐड करें 17 लाख, कितनी अमाउंट 666 7,666,050 क्लियर हो गया। ले जी कितना 7 लाख 35 लाख 050 क्लियर हो गया। चलिए अब बताएं ये वाला टैक्स होगा जो इंप्लायर पे करेगा। मैं रिवाइज करने लगा हूं, पहले जो भी अमाउंट है उसका टैक्स निकाले, सैलरी वाली, सैलरी पे, दूसरे पे ओरिजिनल के साथ पहले स्टेप वाला टैक्स ऐड करें, तीसरा स्टेप ओरिजिनल अमाउंट के साथ दूसरे स्टेप वाला टैक्स ऐड करें, जो अमाउंट आएगी उस पे जो टैक्स आएगा वो इंप्लायर पे करेगा। बस कितना 48,118 ये वाला टैक्स होगा जो बस टैक्स बेनिफिट 19,118 कितनी बन गई टोटल, जल्दी से टोटल सैलरी या टोटल इनकम 78,118 ठीक है। अब इस पे टैक्स निकालें, जो भी टैक्स की अमाउंट आएगी उसमें से ये ऑलरेडी इंप्लायर पे कर चुका है, ये कंसेप्ट है। क्लियर है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। चले, थैंक यू।